वेलकम टू एवरीवन। आप सबका स्वागत है स्टडी जोन में। तो आज हम सोशल साइंस के जो चैप्टर जो हिस्ट्री का चैप्टर है सोशल साइंस में फ्रेंच रेवोल्यूशन जो क्लास 9th का है। तो आज हम उसके 100 एमसीक्यू सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। क्लास 3 है फ्रेंच रेवोल्यूशन की। पहली 2 क्लास इस चैनल पे आ चुकी हैं, आपने आई होप देख ली होगी। और ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि अगर आप ये देख लेते हैं, क्योंकि जब हम भी कुछ भी पढ़ लेते हैं तो उसका हमें क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी रहता है, इसलिए मैंने सीरीज़ बनाई है। अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन देख लेते हैं और इससे ये 100 एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आपके जितने भी टीचिंग एग्जाम जैसे सी टेट, एम पी टेट, एन वी एस, के वी एस, यू पी टेट, एच पी टेट और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री पूछी जाती है, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग का टाइम चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन आ गया। तो 51st क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है व्हाट डिड द डायरेक्टरी फेल टू डू लीडिंग टू इट्स डाउनफॉल। तो ऐसी कौन सी चीज़ हो गई थी जिससे डायरेक्टरी फेल हो चुकी थी और डायरेक्टरी का बस नहीं चल रहा था किसी भी, और ऐसी क्या चीज़ थी कि जिससे इसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो पहला, क्या ये स्ट्रॉन्ग मिलिट्री को एस्टेब्लिश नहीं कर पाई थी। दूसरा, सोल्व फ्रांस की इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाई थी। ये थर्ड, डिफीट द ब्रिटिश नेवी, जो ब्रिटिश नेवी को हरा दिया था या हरा नहीं पाई थी। या कॉलोनीज पे अपना कंट्रोल मेंटेन नहीं कर पाई थी। तो इनमें से क्या चीज़ फेल हो गई थी यानी करने में, कि फ्रांस की इकोनॉमी प्रॉब्लम, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री को एस्टेब्लिश करना, या ब्रिटिश नेवी को हराना, या कॉलोनीज पे अपना कंट्रोल करना। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है आंसर बी, सोल्व फ्रांस इकोनॉमी प्रॉब्लम। तो डायरेक्टरी था वो फ्रांस की इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। तो चलिए अब कुछ देखते हैं डायरेक्टरी कब से कब तक थी। तो डायरेक्टरी गवर्न करती है फ्रांस में 1795 से लेकर 1799 तक। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का टाइम ही चल रहा था। तो इसमें चलिए देखते हैं कि आखिर और कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इकोनॉमी इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही थी, इन्फ्लेशन बहुत हो चुका था, डेट बढ़ चुका था, फूड शॉर्टेज हो रही थी, खाने की कमी पड़ी हुई थी। सेकंड, पॉलिटिकल करप्शन, अब वाइड स्प्रेड ब्राइबरी यानी कि घूसखोरी भी होने लगी थी, और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो रहा था, जिससे कि इसकी इकोनॉमी और भी बदतर हो रही थी उस टाइम पे, तो इसको कंट्रोल नहीं कर पाती। और इनफेक्टिव गवर्नेंस, जो इंटरनल डिसएग्रीमेंट चल रहे थे, लीडरशिप की कमी थी। फोर्थ, पॉप जो पॉप अब इनको सपोर्ट ही नहीं मिल पा रहा, जितने भी रॉयल्टीज़ थे, रेडिकल्स थे, जनरल पॉपुलेशन थी, ये सब नाराज़ थे, इनका कोई भी सपोर्ट नहीं देखा जा रहा था। और फोर्थ, मिलिट्री डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी एंड इंस्टेबिलिटी, जो मिलिट्री ये पूरी जो मिलिट्री पे डिपेंडेंसी थी और इंस्टेबिलिटी फैली हुई थी। तो मिलिट्री लीडर जो रिलायंस यानी कि जो उभर रहे थे, जो आ रहे थे, स्पेशली जैसे नेपोलियन आया था, तो उसके कारण जब नेपोलियन आएगा तो उसके पहले ही डायरेक्टरी का रोल ख़त्म हो जाएगा। तो मिलिट्री पे डिपेंडेंसी बढ़ती जाती है और इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है गवर्नेंस में। चलिए इसके बारे में और पढ़ते हैं, आखिरकार डायरेक्टरी था क्या। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनता है जो कि आपके एमसीक्यू फॉर्म में आते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि डायरेक्टरी था क्या। तो डायरेक्टरी को हम इसमें देखेंगे, ये जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था, तो जब जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पेरी का जैकोबिन क्लब था, तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पेरी कौन था, लीडर था जैकोबिन क्लब्स का। तो उसने जब ये जैकोबिन क्लब बनाया था, तो जब राजा की मृत्यु के बाद, राजा को एक्सिक्यूट करने के बाद जैकोबिन क्लब आ जाता है, जिसमें मैक्सिमिलियन रॉबेस्पेरी थोड़ा लीड करता है। फ्रांस में उसका रूल चलने लगता है। उसके बाद जब उसको भी एक्सिक्यूट कर दिया जाता है, तो कोई भी करप्शन ना हो और कोई भी पर्टिकुलर लीडर लीड ना कर सके कंट्री को, तो इसलिए डायरेक्टरी को बनाया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो उसको स्टेबल करने के लिए, सारी चीज़ों को स्टेबल करने के लिए, कि जो गवर्नेंस है, जो वहाँ का कार्यक्रम है, जितना भी गवर्नमेंट काम है, वो सब स्टेबल हो सके। अब चलिए देखते हैं इसमें क्या है। पहले तो देखिए मैंने बता दिया था कि रेन ऑफ टेरर कोलैप्स हो चुका था। अब रेन ऑफ टेरर का मतलब क्या था, जो आतंक का समय बोल सकते हैं, जब जैकोबिन क्लब के जो लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पेरी, उनका खात्मा हो जाता है, जैकोबिन क्लब खत्म। अब फ्रांस में न्यू गवर्नमेंट की ज़रूरत थी, तो इस क्योंकि जो रेडिकल लीडरशिप थी, जो
जो पब्लिक सेफ्टी की कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी, तो उसको रिप्लेस करने की जरूरत जो रेडिकल लीडरशिप थी जैसे जैकोबिन क्लब्स। सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1795, तो नए कॉन्स्टिट्यूशन आ रहे थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन थर्ड टाइम्स में देखा गया था, तो इसको 1795 में अडॉप्ट किया गया था। इसका एम क्या था? ज़्यादा से ज़्यादा मॉडरेट और स्टेबल गवर्नमेंट लाना, जिससे कि हम जो रेडिकलिज्म और मोनार्की वाला सिस्टम था, जैसे जेकोबिन और मोनार्की वाला सिस्टम देखा जा रहा था कि 1% लीड कर रहा था। पहले मोनार्की के टाइम पे लुई 16 रूल कर रहा था, वो किसी के नहीं सुनता था। ऐसे जेकोबिन क्लब में भी जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पेरी था वो अपना रूल करने लगता है, किसी की नहीं सुनता है, अपने मेंबर्स के, अपने क्लब के मेंबर्स को मारने लगता है। तो इसलिए इसमें नई नई चीज़ को एडॉप्ट करने की कोशिश की गई थी कि कोई भी एक व्यक्ति अपना रूल ना चला सके। कोई भी डिसीजन लिए जाए तो सबसे पूछताछ के लिए जाए, जिससे कि फ्रांस की गवर्नेंस अच्छे से वर्क कर सकें। और थर्ड, बाइकैमरल लेजिस्लेचर, तो जब न्यू गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर हुआ था वहाँ पे बनी थी, तो 2 लेजिस्लेटिव चेंबर्स आए थे उसमें। एक तो था काउंसिल ऑफ 500, यानी कि 500 लोगों का ग्रुप था, उसको बोलते थे काउंसिल ऑफ 500। और एक था द काउंसिल ऑफ एंसेंट, एक काउंसिल ऑफ एंसेंट था। तो ये बाई कैमरल का मतलब होता है जहाँ पे 2 हाउस होते हैं, और यूनिकैमरल का मतलब होता है जहाँ पे 1 हाउस है। तो यहाँ पे बाई कैमरलिज्म देखने को मिल रहा था, 2 हाउस देखने को मिल रहे थे, 2 सदन। अब इन दोनों को इसलिए बनाया गया था कि ये चेक और बैलेंस का काम कर सके एक दूसरे को। अगर काउंसिल ऑफ 500 ने कुछ चीज़ यानी कुछ लॉ लाए हैं, तो काउंसिल ऑफ एंसेंट्स भी देख सके, ये वाला काम चल रहा था कि एक दूसरे पे डिपेंडेंस हो सके, कोई भी इंडिपेंडेंटली काम ना कर सके कि जो कि गलत काम हो। अब थर्ड देखिए, एग्जीक्यूटिव पावर। तो एग्जीक्यूटिव पावर किसके हाथ में थी? एक डायरेक्टरी को बनाया जाता। अब डायरेक्टरी कैसे बनी थी? डायरेक्टरी में 5 मेंबर्स थे, तो एग्जीक्यूटिव बॉडी के 5 मेंबर्स, 5 सदस्यों को चूज़ किया जाता था। काउंसिल ऑफ एंसेंट, और जो लिस्ट प्रोवाइड की जाती थी काउंसिल ऑफ 500 और काउंसिल ऑफ एंसेंट से, तो उन्हीं में से कुछ 5 इंपॉर्टेंट लोग चुने जाते थे। तो जब भी काउंसिल ऑफ 500 और काउंसिल ऑफ एंसेंट कुछ ऐसी चीज़ लाती थी जो कि पब्लिक के लिए सही है, वो ये गलत नहीं, तो उसको चेक करने के लिए डायरेक्टरी का भी यूज़ होता था। जो कि 5 मेंबर्स होते थे, उनको लाया जाता था, उनसे पूछताछ होती थी कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये सब। तो जो मेंबर्स थे उनका सारे लोग सर 5 साल तक ये काम यानी कि काम किया करते थे। 5 साल का टाइम पीरियड रहता था, और हर एक डायरेक्टर का पर्टिकुलर वो रिप्लेस होते थे हर साल, 5 साल तक। 5 डायरेक्टर, 5 साल को सबको मौका मिलेगा लीड करने का, उन पाँचों को। तो एक लीडर होता था, 4 मेंबर होते थे, ऐसा। अब चेक्स ऑन पावर, तो ये सिस्टम क्या था? जो डायरेक्टरी, ये सिस्टम इसलिए डिज़ाइन किया गया था जिससे कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो रही थी, यानी कि कुछ हाथों में, जैसे कि राजा के पास पावर आ जाती थी। अब जैकोबिन क्लब जैसे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पेरी के हाथ में पावर आ गई, तो वो जो चाहे तो वो कर सकता था। तो ऐसा ना हो तो इसलिए क्योंकि रेन ऑफ टेरर और मोनार्की का डर था पहले, देखने को मिला था। तो कंसर्न कि एक बंदा सारी चीज़ ना संभाल सके, इसलिए डायरेक्टरी को बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, विच प्रिंसिपल वॉज नॉट पार्ट ऑफ द नेपोलियन कोड। तो इसमें से कौन सा सिद्धांत नेपोलियन कोड, जो नेपोलियन ने कोड दिया था, जब नेपोलियन का रूल स्टार्ट हुआ तो उसने नेपोलियन कोड दिया था कि फ्रांस में कैसे गवर्न करना है, कि कैसे फ्रांस कंट्री को चलाना है। तो उनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं था, कौन सा प्रिंसिपल नहीं था? तो चलिए देखते हैं। पहला, इक्वलिटी बिफोर लॉ। दूसरा, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तीसरा, सेक्युलर स्टेट। या चौथा, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट। चलिए इसका आंसर देखते। तो इसका आंसर है फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये कंसेप्ट नहीं था नेपोलियन की कोड में, और जो सिविल कोड बोलते हैं जो 1804 में आए थे, इसने कुछ की प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किए थे। कौन कौन सा? इक्वलिटी बिफोर लॉ फॉर मेंस के लिए ही था, कानून की नज़रों में सब एक। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म का अधिकार रहेगा, और प्रॉपर्टी का राइट रहेगा, आपकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये मगर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं देखने को मिला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑन द रेस्ट ऑफ यूरोप। तो जो फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था, जहाँ पे राजा को एक्सिक्यूट कर दिया गया था, यहाँ पे अब डेमोक्रेसी की बात हो चुकी थी, कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, तो ऐसे ही पूरे यूरोप में, फ्रांस को छोड़ के अब पूरे यूरोप में क्या इसका प्रभाव देखने को मिला था, जो रेवोल्यूशन हुआ था। तो जितने भी आसपास की कंट्री थी, उनमें भी ये मांग उठती है कि हमें भी राजा वाला सिस्टम को या तो हटाओ, हमें भी ऐसी क्रांति की ज़रूरत है, हमें भी बहुत सारी चेंजेस की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं इसका जो जो ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, जैसे ए,
स्प्रेड ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियाज एंड नेशनलिज्म, जो रेवोल्यूशनरी आइडिया और नेशनलिज्म के आइडियाज़ को स्प्रेड करना था। बी स्ट्रेंथिंग ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की, जो मोनार्की की पावर को और स्ट्रॉन्ग करना था, ये था क्या। ये सी कॉलोनियल एक्सपेंशन को बढ़ाना था। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या इम्पैक्ट पड़ा था इसमें आपको ये बताना, प्रभाव। या एस्टिब्लिशमेंट ऑफ न्यू एम्पायर, कि नए एम्पायर और बनाने थे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है स्प्रेड ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडिया एंड नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्रवाद के आइडिया को फैलाना था पूरे देश में, क्योंकि राजा की पावर को तो हटाना था। इसलिए तो वो कैसे आएंगे सब में, जब नेशनलिज्म की फीलिंग आएगी सब में कि हम सब एक हैं, कोई भी हमें रूल नहीं कर सकता। तो आप इसमें कुछ पॉइंट्स दे सकते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है स्प्रेड ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियाज़, जैसे कि लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिनिटी के आइडिया और मोनार्की को एक साइड में करके, मोनार्की को हटा के लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिनिटी के आइडियाज़ स्प्रेड हुए थे। फ्रांस में तो हुए थे और पूरे देश में भी, इंडिया में भी ये आइडियाज़ लिए जाते हैं। आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी देख सकते हैं। सेकेंड, राइज ऑफ नेशनलिज्म, कि कनकर पीपल डेवलप नेशनल आइडेंटिटी, नेशनलिज्म राष्ट्रवाद की भावना सब में आ रही थी, राष्ट्रवाद फैला जा रहा था। और थर्ड, एंड ऑफ फ्यूडलिज्म, जो एंटी फ्यूडल सेंटीमेंट्स चल रहे थे, सब इनकरेज कर रहे थे कि ये फ्यूडल सिस्टम को हटा देना चाहिए। और डी, वॉर्स एंड पॉलिटिकल रिलाइमेंट, जो नेपोलियन वॉर्स थे वो रीड्रॉ हो रहे थे, बॉर्डर को रीड्रॉ कर रहे थे, मोनार्की सिस्टम को वीक कर रहे थे कि मोनार्की सिस्टम नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात, मोनार्की सिस्टम को हटाना था और नेशनलिज्म की भावना और जो आइडियाज़ थे, थॉट्स थे, वो सब में फैलाने थे। अब इसमें कुछ चैलेंजेस भी थे, जैसे कि मोनार्की पावर के लिए चैलेंजेस थे। अब सब में नेशनलिज्म के आइडियाज़ फैलेंगे तो आसपास जितने भी यूरोप में जो मोनार्कियल कंट्री थी बोल सकते हैं, तो वहाँ पे उन लोगों को खतरा था कि अगर ये हमारे देश में भी आ गए तो जैसा फ्रांस में हुआ वैसे ही सारी कंट्री में होने लगेगा, तो राजा की पावर ख़त्म हो जाएगी। और जो कंजर्वेटिव बैकलेस थे, जैसे मोनार्की को जो सपोर्ट किया करते थे, तो उनकी जो पॉलिसी थी उनको सप्रेस करने की, और मूवमेंट्स भी चलाए जाते हैं कि जो कंजर्वेटिव जो सपोर्ट करते हैं, जितने भी राजा लोग सपोर्ट करते हैं, तो उनके खिलाफ। अब वो सारे लोग रेवोल्यूशन से इंस्पायर हुए थे, जैसे कि यूरोपियन रेवोल्यूशन में आप देखोगे 1848 में हुआ था, वो सारी जगह इंडिया से भी लोग इंस्पायर हुए थे इससे। और डी, लीगल एंड सोशल रिफॉर्म, देखिए नेपोलियन कोड इन्फ्लुएंस लीगल, और जैसे नेपोलियन कोड आया था तो उसमें कुछ सिद्धांत दिए थे कि कैसे कैसे कुछ कानून होना चाहिए, ये सब यूरोप में तो ये भी देखने को मिला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 454 देखते हैं। व्हाट डिड द टर्म एंशिएंट रिजीम रिफर्स टू, तो एंशिएंट रिजीम का मतलब क्या है, ये कौन सी टर्म है। तो आप देख सकते हैं एंशिएंट रिजीम का मतलब क्या होता है। चलिए इसका आंसर पहले क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। ए, द पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम इन फ्रांस बिफोर रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन के पहले जो पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम था फ्रांस का, उसको क्या एंशिएंट रिजीम बोलते हैं। बी, द गवर्नमेंट एस्टिब्लिश्ड बाय नेपोलियन, जो नेपोलियन ने गवर्नमेंट स्थापित की थी वो। या सी, जो कोएलिशन था फ्रांस के अगेंस्ट द फ्रांस, जो फ्रांस के खिलाफ जो कोएलिशन था ड्यूरिंग नेपोलियन वॉर के समय, या वो जो बहुत सारे देश एक साथ मिल चुके थे, क्योंकि नेपोलियन का जब नेपोलियन रूल कर रहा था तो उसके खिलाफ हो चुके थे। अब ना द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द रेवोल्यूशन, जो आफ्टर रेवोल्यूशन के बाद जो नया कॉन्स्टिट्यूशन आता तो वो, तो एंशिएंटिज्म इसमें से क्या हो सकता है आंसर इसका है द पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम, जो फ्रांस में पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम था रेवोल्यूशन के पहले, जैसे राजा वाला सिस्टम चल रहा था पॉलिटिकल, तब हो गया। सोशल सिस्टम क्या था, वहाँ के लोग 3 स्टेटों में बटे थे। फर्स्ट स्टेट में क्लर्की था, सेकंड में नोबिलिटी था, थर्ड स्टेट के लोग आते थे जो जनरल नॉर्मल लोग थे, मिडिल क्लास, ये सब आते थे। तो देखिए इसमें लिखा है, और हम इसको थोड़ा डिटेली पढ़ें तो द टर्म एंशिएंट रिजीम रिफर्स टू द पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम, जो सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम को बताता था ये, कि वहाँ का समाज और राजनीतिक स्ट्रक्चर ढांचा कैसा था फ्रांस में। जब 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उससे पहले तो एब्सोल्यूट मोनार्की देखने को मिल रही थी, और जो रिज्ड क्लास स्ट्रक्चर था, जो जैसे कि फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट सोसाइटी थी ना, वो 3 स्टेटों में बटी थी, और फ्यूडल प्रिविलेजेस मिल जाती थी। और बहुत सारे सिस्टम ऐसे सोसाइटी में देखने को मिलते हैं, जैसे टैक्स का अलग था। ये देखिए अब इसमें 3 स्टेट बताए। फर्स्ट स्टेट में क्लर्की थे, जिनको
एग्जम्पशन था। एग्जम्पशन का मतलब उनको वो टैक्स नहीं देना पड़ता था, उनको छूट थी। ऐसे सेकंड स्टेट थे, इनको भी टैक्स से छूट मिलती थी और इनको स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते थे, जन्म सिद्ध अधिकार मिलते थे इनको, कि राजा है तो राजा का बेटा राजा ही बनेगा, ये वाले सिस्टम था। अब थर्ड स्टेट में देखो तो कुछ कॉमन थे। थर्ड स्टेट में वही कॉमन लोग आ जाएंगे, जिसमें पीजेंट आ जाते थे, अर्बन वर्कर्स आ जाते थे, बोर्गोइसिस क्लास जैसे कि मिडिल क्लास लोग होते हैं। तो ये सारा अब जितना भी टैक्स था ये थर्ड स्टेट के लोग ही देखते थे, इसलिए वहाँ के लोग पसंद नहीं करते थे इन स्ट्रक्चर्स को, जो सोशल सिस्टम था, क्योंकि टैक्स पूरा यही दे रहा है, जैसे तेथी और टेली चलता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। तो हु वॉज मैरी एंटोनिटी। थोड़ा ये एंटोनिटी वाला जो प्रोनाउंस है नाम, वो थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, तो माफ़ कर दीजिएगा, आप समझ सकते हैं। तो ये मैरी मैरी कौन थी? देखिए ये तो आपको पता ही है, ये ऑस्ट्रिया की थी और इसकी लुई 16 से शादी हुई थी। तो इसमें से देखते तो ये फ्रांस की क्वीन थी और लुई 16 की वाइफ थी। अब जैकोबिन क्लब की लीडर तो थी नहीं, फ्रांस की क्वीन थी, यानी कि लुई 16 की वाइफ थी, और रेवोल्यूशनरी लीडर हो ही नहीं सकती, रेवोल्यूशन की क्या ज़रूरत, और मिलिट्री जनरल नहीं 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 नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर द क्वीन ऑफ फ्रांस, फ्रांस की क्वीन थी, लुई 16 की वाइफ थी। ये इजी क्वेश्चन। अब 56 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बैटल ऑफ लेप्जिग। जो लेप्जिग बैटल था उसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ था? चलिए देखते हैं। ए, इट वॉज नेपोलियन फाइनल विक्ट्री। क्या ये नेपोलियन की फाइनल विक्ट्री थी कि वो पूरे युद्ध जीत चुका था? बी, इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ नेपोलियन एम्पायर। क्या नेपोलियन का एम्पायर का खात्मा शुरू हो चुका था? या सी, इट रिजल्ट इन द एक्सिक्यूशन ऑफ लुई 16। क्या लुई 16 का एक्सिक्यूशन की बात के एक्सिक्यूशन हो चुका था? बैटल ऑफ लेप्जिग का मतलब ये था क्या? या डी, इट वॉज द फर्स्ट बैटल ऑफ द फ्रांस रेवोल्यूशन। क्या फ्रांस रेवोल्यूशन का यह पहला युद्ध या पहला बैटल था? चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है बी, इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द एंड फॉर नेपोलियन एम्पायर। तो नेपोलियन एम्पायर का खात्मा की शुरुआत हो चुकी थी। चलिए देखते हैं बैटल ऑफ लेप्जिग के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन थोड़ी डिटेल से भी पूछ सकते हैं, तो इससे आपको और चीज़ें समझने में आसानी होगी, जो कि आपको शायद से फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो 9th क्लास की बुक है उसमें नहीं बताया होगा। चलिए देखते हैं बैटल ऑफ लेप्जिग। ये लड़ाई 16 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 1813 में लड़ी गई थी, 1813 में। तो ये सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट था नेपोलियन वॉर का। इससे क्या हो जाता है, नेपोलियन हारना शुरू हो जाता है, यानी कि उसका खात्मा शुरू धीरे धीरे हो जाता है। अब इसको हम बैटल ऑफ नेशन के नाम से भी जानते हैं, बैटल ऑफ लेप्जिग को, क्योंकि इट वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट बैटल, यूरोप का सबसे बड़ा बैटल था। जो वर्ल्ड वॉर वन हुआ था 1914 से लेकर 1918 के बीच में, तो उससे भी सबसे बड़ा बैटल बैटल ऑफ लेप्जिग और बैटल ऑफ नेशन के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसको सबसे बड़ा युद्ध माना जाता था। इसमें हजारों ट्रुप्स एक साथ आए थे, हजारों ट्रुप्स आए थे अलग अलग नेशन से, जो कि नेपोलियन के खिलाफ लड़ रहे थे। ओबियसली नेपोलियन अकेला और इसके खिलाफ जितने भी आसपास के सारे देश थे, इसलिए इसको बड़ा युद्ध बोला जाता है। और कुछ की पॉइंट दिए हैं, कुछ इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंस पॉइंट इसके बारे में, जैसे कि इसके बाद क्या हुआ था, नेपोलियन की हार हो चुकी थी इसमें। अब इसकी डिफीट का कारण क्या था, नेपोलियन बोनापार्टी था, तो जर्मनी को रिट्रीट करने की कोशिश करते हैं। इट सेटेड द मिथ ऑफ, अब जितना भी ये जो झूठ फैला रखा था कि नेपोलियन को नहीं हरा सकते, सब कुछ बंद, क्योंकि नेपोलियन की हार शुरू हो गई थी। अब इसमें भाई कौन कौन देश थे जो नेपोलियन के खिलाफ थे? इसमें कोएलिशन फोर्सेस बनी थी, जैसे कि तो जो पहला जो बैटल शुरू हुआ था, तो सबसे पहले रशियन, प्रूशिया, ऑस्ट्रियन, स्वीडिश ये फोर्सेस थी, यहाँ की आर्मी थी। ये जब सब मिल जाएंगे और एक बंदे को पेलेंगे, किसको? नेपोलियन को। तो भाई इनका खात्मा तो ऑब्वियसली 4 लोग और एक बंदा नहीं हो सकता ना पॉसिबल। 4 लोगों की आर्मी इतनी सारी, अब एक बंदे की आर्मी देख लो तो ही बहुत थी, मगर कुछ नहीं कर पाई, नेपोलियन को हार ही मिलती है। बहुत सारे लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन करने लगते पूरी यूरोप में। फ्रांस का डोमिनेंस जो था ख़त्म हो गया, यानी कि नेपोलियन का। फ्रांस में इस जो नेपोलियन का इन्फ्लुएंस था, तो बैटल ऑफ लेप्जिग के बाद, इसकी हार के बाद, तो इसका फ्रांस का जो कंट्रोल था, इसका कंट्रोल गया नेपोलियन का, वो वहाँ के लोग आज़ाद हो गए नेपोलियन से।
अब जो नेपोलियन ऑब्वियसली हार चुका था, तो नेपोलियन को पता था अब मेरा डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है। तो इसके बाद अब बैटल ऑफ वाटरलू, ये तो 1814 में देखने को मिलता है। अब फिर बैटल ऑफ वाटरलू होता है, तो उसमें भी हार जाता है क्योंकि यहाँ से कमज़ोर पड़ जाता है। अब पॉलिटिकल रिपरकशन अब इसमें देखे जाए तो ये राजनीति की बात करता, पॉलिटिक्स क्या थी देखो। द आउटकम ऑफ द बैटल कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सिक्स्थ कोएलिशन। तो इसका आउटकम क्या निकला था, इसमें सिक्स्थ कोएलिशन बनाई गई थी। सिक्स्थ कोएलिशन का मतलब होता है कि अलग अलग लोग, अलग अलग कंट्री के लोग एक साथ मिल रहे थे और नेपोलियन के खिलाफ युद्ध कर रहे थे। तो पॉलिटिकल लैंडस्केप देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। तो ग्रेट फियर क्या था, सबसे बड़ा डर? ए पीजेंट रिवॉल्व इन द कंट्री साइड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जितने भी पीजेंट थे, तो वो पूरी कंट्री में यानी कि अपना वो कर रहे, आक्रमण कर रहे थे एक दूसरे पे। एक दूसरे का मतलब होता है जो फ्रांस में जो टेरिटरीज थी उन पे, क्योंकि वहाँ पे राजा का रूल चल रहा था। ऑब्वियसली राजा के खिलाफ जो नोबेल्टी क्लर्की थे उनसे तो ये चिड़े हुए बैठे थे। ये देखो, या फियर ऑफ फॉरेन इन्वेजन। क्या ग्रेट फियर का मतलब ये हो सकता है कि फॉरेन इन्वेजन, कि बाहर का कोई बंदा आके फ्रांस की टेरिटरी ले ले, ये वाला डर था। या थर्ड, फेमाइन दैट स्ट्रक फ्रांस बिफोर द रेवोल्यूशन के पहले जो फेमाइन आ चुका था, ब्रेड की प्राइस बढ़ चुकी थी, खाने के लाले पड़े हुए थे। या डी पीरियड ऑफ पेरोनिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर के समय जो पेरोनिया का पीरियड, टाइम पीरियड चल रहा था, या वो था। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो ग्रेट फियर का मतलब इसका आंसर है ए पीजेंट रिवोल्ट इन द कंट्री साइड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जो पीजेंट था, पीजेंट ने रिवोल्ट किया था। चलिए अब हम इसके आंसर देखते हैं, थोड़ा इसको डीपली पढ़ेंगे। ग्रेट फियर जुलाई 17, अगस्त 3 और 789 तक ये चला था। तो ड्यूरिंग अर्ली फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो ग्रेट फियर यानी कि जुलाई 17 से अगस्त 3 और 1789 में ये देखने को मिल रहा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के थोड़े पहले। और इसमें वाइड स्प्रेड पैनिक का मतलब पूरे में अफवाह फैल गई थी कि जो नॉवेल्स हैं वो जितने भी प्लॉटिंग है उनको क्रश करने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि रेवोल्यूशन को ख़त्म करने की तैयारी कर रहे हैं कि ये रेवोल्यूशन नहीं होने देंगे। अब जो पीजेंट आर्म थे, पीजेंट आर्म देमसेल्फ अटैक स्टेट एंड डिस्ट्रॉय फ्यूडल, जितने फ्यूडल रिकॉर्ड्स थे ये अटैक कर देते हैं। बहुत सारे किलों पे, जैसे वेस्टाइल का किला भी था, वहाँ पे भी अटैक होता है, वहाँ पे देखने को मिलता है। और फ्यूडल प्रिविलेजेस को अवॉलिश करने की मांग करते हैं, बोलते हैं कि इसको हटाओ, ये गलत चीज़ है, इससे तो हम बर्बाद हो जाते हैं। तो अगस्त 4 1789 में ये हुआ था कि अवॉलिशन ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस को हटाने की मांग की गई थी और फ्यूडल सिस्टम को फ्रांस में ख़त्म करने की मांग की जाती है। चलिए 58 क्वेश्चन देखते हैं। विच डॉक्यूमेंट एंडेड फ्यूडलिज्म इन फ्रांस। तो ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट था जिससे फ्रांस में फ्यूडलिज्म वाला सिस्टम ख़त्म हो जाता है? ए द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी को डिक्लेयर कर दिया गया था। बी सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लर्की, क्लर्की के लिए सिविल कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया था। या सी द अगस्त डिक्री। या डी द नेपोलियन कोड। तो इसका आंसर है द अगस्त डिग्री। तो जो फ्यूडल सिस्टम था उसको एंड करने के लिए द अगस्त डिग्री लाया गया था। इसका आंसर है द अगस्त डिग्री। तो इसमें फ्यूडल प्रिविलेजेस को एक डिक्री के द्वारा 4 अगस्त 1789 को ख़त्म कर दिया जाता है। किसके द्वारा? वहाँ पे अब जो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा कर दिया जाता है। अब इसमें इसमें क्योंकि अब फ्रांच रेवोल्यूशन शुरू हो चुका था, तो ये जो डिसीजन है ये इफ़ेक्टिवली फ्यूडलिज्म जो फ्रांस में था वो ख़त्म हो जाता है इससे। और फ्यूडल ड्यूज थे उसको अवॉलिश कर दिए जाते हैं। जैसे तीर्थथ से जो प्रिविलेजेस थी नोबिलिटी और क्लर्की को, इसको भी, इनकी भी फ्यूडल सिस्टम पूरी कंट्री में ख़त्म करने की मांग होती है कि भाई ख़त्म करो। और ये डिसीजन लिया जाता है कि कॉडिफाई किया जाता है डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड द सिटीजन। और बाद में 1789 में इसको एडॉप्ट कर लिया जाता है कि सबका अधिकार है, कोई भी एक व्यक्ति अपना अधिकार नहीं जमा सकता, सबका अधिकार रहेगा भाई। अब क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। व्हाट वाज द डायरेक्टरी रोल ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड में डायरेक्टरी का क्या रोल था? डायरेक्टरी तो देखिए आपने समझ लिया, 5 लोगों का, 5 मेंबर्स का ग्रुप था जो हर साल
रोटेट होते हुए 5 साल में रोटेट होते थे हर एक बंदा। तो इनका काम क्या था? रेन ऑफ टेरर को ओवरसी करना, देखना, या फ्रांस में गवर्निंग करना, जो 1790-50 से लेकर 1799 तक गवर्न किया, फ्रांस को चलाया, यानी फ्रांस में अपना कंट्रीब्यूशन दिया फ्रांस को चलाने में। और या मोनार्की को रिस्टोर करना था। मोनार्की को रिस्टोर करना तो नहीं था, या जैकोबिन को सपोर्ट करना था। नहीं 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 नहीं, ये तो उसके आगे की बात है ना। जैकोबिन तो भैया 1794 के पहले था। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है गवर्निंग फ्रांस। फ्रांस को गवर्न करना था कि फ्रांस जो एक देश है उसको कैसे चलाना है, इसलिए डायरेक्टरी को बनाया गया था, क्योंकि डायरेक्टरी एक गवर्निंग बॉडी थी फ्रांस की। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन ख़त्म हुआ था, फिर 1795 से लेकर 99 तक ये फंक्शन करते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ईयर थर्ड ये बनाया जाता है। और जो अब ये कब बनाया जाता है? जब रेन ऑफ टेरर ख़त्म हो गया था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पेरी का एक्सिक्यूशन हो गया था जब, क्योंकि तो आपको पता ही जैकोबिन क्लब का वो मेंबर था, लीडर था। और डायरेक्टरी का मेन गोल क्या था? फ्रांस में स्टेबलाइज करना, स्टेबिलिटी लाना, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है और इकोनॉमिक क्राइसिस को इनके साथ इनको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, इनको सोल्व कैसे ना कैसे हम इकोनॉमिक क्राइसिस को और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को बना के रखें और इकोनॉमिक क्राइसिस को ख़त्म करके रखें। तो डायरेक्टली 1795 से लेकर 99 के बीच में आया था, और ये वाला क्वेश्चन आ सकता है 100%। तो गवर्निंग ये क्या थी? गवर्निंग बॉडी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन लेटर स्टेज, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ईयर थर्ड में बनाया जाता है इसको। रेन ऑफ टेरर ख़त्म होने के बाद, रॉबेस्पेरी जब ख़त्म हो जाता उसका एक्सिक्यूशन हो जाता। आखिरकार ये थी क्या? अब किससे मिलके बनती थी? तो 5 मेंबर एग्जीक्यूटिव थी, जो 2 हाउस लेजिस्लेचर थे उनमें से। अभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है रॉयल्टीज और रेडिकल रेवोल्यूशनरीज में। और इकोनॉमी जो प्रॉब्लम्स जैसे इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, फूड शॉर्टेज, तो इनसे तो इसके साथ भी स्ट्रगल देखने को मिलता है, क्योंकि ये काम नहीं कर पाती। इसके लिए बनी थी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल के लिए मगर काम नहीं कर पाती, क्योंकि करप्शन बढ़ जाता है यहाँ पे। जितने भी इश्यूज थे तो उनको सॉल्व करने के लिए लाया गया था, मगर उनसे ये काम भी नहीं हो पाता। और धीरे धीरे फिर नेपोलियन बोनापार्टे भी अपनी पावर को गेन करते हुए फिर ये रिप्लेस कर देता है इसको, डायरेक्टरी को, और अपना पावर ले आता है। तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, बोले तो 60 देखते हैं। विच कंट्री इन्वेड फ्रांस ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे किस कंट्री ने इन्वेड किया था? चलिए देखते हैं। तो द यूनाइटेड स्टेट ने किया था। ए, बी ऑस्ट्रिया, सी स्पेन, डी रशिया। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है ऑस्ट्रिया। सेवरल कंट्री फॉर्म कोalition, बहुत सारी कंट्री ने कोalition बनाया था फ्रांस पे इन्वेड करने के लिए, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था। ये खुद नहीं चाहते थे कि फ्रांस में रेवोल्यूशन चले। उनको पता था ना कि अगर ये चलेगा तो हमारे देश में भी, वहाँ के देश के लोग भी राजा को हटाने की बात करेंगे, वहाँ पे भी रेवोल्यूशन चल सकते हैं उन देशों में भी। इसलिए रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी के खिलाफ थे। तो जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी और रेवोल्यूशनरी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, तो ये आइडियाज़ स्प्रेड हो रहे थे रेवोल्यूशन से रिलेटेड। तो देखिए कौन कौन, देखिए ऑस्ट्रिया। तो फ्रांस का मेन एनिमी, सबसे बड़ा दुश्मन तो यही था, और यहाँ की रानी थी, रानी यहीं की थी, जो लुई 16 की वाइफ थी। तो वॉर ऑन ऑस्ट्रिया 1792 में देखने को मिलता है, रेवोल्यूशनरी के खिलाफ था, जो यहाँ पे रेवोल्यूशन हो रहा था लोगों के खिलाफ ऑब्वियसली। तो इनमें डर का माहौल था, कहीं पे रेवोल्यूशन पूरी यूरोप में फैल जाएगा, तो जहाँ जहाँ पे मोनार्की सिस्टम है, राजशाही चल रहा है, वो डिस्टेबलाइज हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। सेकेंड, प्रूशिया। ऑस्ट्रिया के बाद प्रूशिया भी पहले कोएलिशन 1792 में ऑस्ट्रिया का साथ देता है और यूनाइटेड फ्रंट बनाता है फ्रांस के खिलाफ। सेकंड, ग्रेट ब्रिटेन भी आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे भी राजा रानी वाला सिस्टम चल रहा था, तो वो भी नहीं चाहता था कि ऐसा रेवोल्यूशन हो और वहाँ की मोनार्किकल पावर ख़त्म हो जाए। तो 1793 में ये भी आ जाता है। और स्पेन इनिशियली शुरू शुरू में तो न्यूट्रल था, बोलता ना मैं भाई ऑस्ट्रिया का साथ दूंगा ना फ्रांस का साथ दूंगा, मैं तो न्यूट्रल रहूंगा। बाद में फिर ये फर्स्ट कोएलिशन को के बाद ही ज्वाइन कर लेता है। फर्स्ट कोएलिशन 1793 में ये फ्रांस के खिलाफ हो जाता है। दोगलापंथी कर दी थी भाई स्पेन ने। अब देखो भाई रशिया वाइल नॉट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व, रशिया तो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था शुरू शुरू में, मगर रशिया ही बोलता भैया जब सब सारी कंट्री आ रही हैं यूरोप की, तो हम क्यों पीछे हटें। तो भाई साहब ये भी आ जाते हैं। अब नीदरलैंड की बात करें तो ये डच रिपब्लिक थी, तो शुरू शुरू में ये भी अलाइड ब्रिटेन के साथ आ जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ आ जाती हैं।
ये भी इन्वेट करने की मांग करते हैं। फ्रांस क्लाइंट स्टेट कॉल द, अब जो बेटेवियन रिपब्लिक थी 1795 में, तो ये सब देखने को मिलता है भाई, ये सब आ रही, सारी कंट्री सपोर्ट कर रही हैं एक दूसरे को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट वाज द प्राइमरी इकोनॉमिक कॉज ऑफ फ्रेंच। लो भाई, सबसे पहला इकोनॉमिक कॉज क्या था, आर्थिक जो कारण क्या था फ्रेंच रेवोल्यूशन होने का, क्यों हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन, सबसे यही था ना भाई, कुछ कारण होता है जब भी कुछ चेंजेस होते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस में भी कुछ, फ्रांस रेवोल्यूशन शुरू हुआ तो उसके पहले कुछ कारण होंगे। चलिए देखते हैं। पहला, ए पुअर हार्वेस्ट, क्या जो खेती किसानी थी अच्छे से नहीं हुई थी। इंडस्ट्रियल डिक्लाइन, इंडस्ट्री खत्म हो चुकी थी। थर्ड स्टेट पे हाई टैक्स था, ओबियसली ये तो था। या ब्रिटेन के साथ हम कंपटीशन कर रहे थे। चलिए इसका देखते हैं। तो भैया थर्ड स्टेट पे हाई टैक्स था, फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट को टैक्स ही नहीं देना पड़ता था, जो क्लर्की और नोवेलिटी थे, पूरा का पूरा टैक्स भले तैथी हो। अब एग्रीकल्चर से आप जो कुछ भी उगा रहे हो वो आपको टैक्स देना, या टेली मेली, या कोई भी जो टैक्स हो जैसे चर्च को दिया जाता था। अब देखते हैं इसमें सिस्टम क्या था। चलिए इसके बारे में थोड़ा डीपली देखते हैं। तो हाई टैक्सेस ऑन थर्ड स्टेट पर हाई टैक्सेस था, इसलिए रेवोल्यूशन हो जाते हैं। देखिए गवर्नमेंट का डेट, तो फ्रांस ने भैया जो 7 ईयर वॉर में अमेरिकन की जो 13 कॉलोनीज थी, 13 कॉलोनीज थी, उसको भैया आज़ाद करा दिया। फ्रांस गरीब होने लगा भाई। अब भाई तुम दूसरों की मदद करोगे, तुम्हारे पास खाने को नहीं है तो गरीब तो होगे ना। तो सरकारी जो खर्चे थे, कर्ज बढ़ रहा था, डेट, टैक्स सिस्टम इनसफिशिएंट था। थर्ड स्टेट जो कॉमन लोग थे उन्हीं को बस पे करना पड़ता था। वही क्लर्गी और नोवेलिटी, इनको तो एग्जाम्प्टेड था भाई। थर्ड स्टेट के लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करते थे, वो अमीर होने के बाद भी नहीं भर रहे, यहाँ पे गरीब होने के बाद भी भर रहे बेचारे थर्ड स्टेट के लोग। अब सी फूड की शॉर्टेज थी भैया, वेट हार्वेस्ट होने के कारण ब्रेड के प्राइस लो, सप्लाई कम थी, डिमांड ज़्यादा थी, खाने वाले ज़्यादा थे, हार्वेस्टिंग अच्छे से हुई नहीं थी, तो इससे ब्रेड की प्राइस बढ़ गई, इससे फेमाइन आ गया, पब्लिक अनरेस्ट हो गई। फेमाइन का मतलब होता अकाल पड़ गया भाई, खाने के लाले पड़ने लगे। तो वो ये सब समझते थे कि राजा के कारण हुआ ये, और अच्छा सिस्टम चलाता तो ये सब कुछ नहीं होता। अब रॉयल स्पेंडिंग भी बहुत हो रही थी भैया। ये अपनी वाइफ मैरी के लिए कुछ ना कुछ करवा रहा है, हीरे मोती जड़वा रहा है भैया महलों में। तो लो ये था भाई लेविश स्पेंडिंग, यानी कि अमीरी दिखाने के लिए कुछ भी पेल पेल के खर्च कर रहे हैं, पब्लिक को देख ही नहीं रहे, अपने मजे कर रहे हैं। और देखो भाई इकोनॉमी इनइक्वलिटी ओबियसली, तो वाइड गैप, हमें बहुत बड़ा गैप देखने को मिलता है। जो वेल्दी एलाइट थे, जो बहुत ही रिच पीपल थे, और जो गरीब लोग थे, तो उनमें फ़र्क देखने को मिलता है भैया। रिच लोग कुछ दे ही नहीं रहे, गरीबी लोग अब टैक्स दे रहे थे। तो भाई बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि ये टैक्स स्ट्रक्चर चलाना है तो फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट को भी देना चाहिए, नहीं तो आप थर्ड स्टेट से भी मत लो। तो इसके भी खिलाफ थे कि आप थर्ड स्टेट से टैक्स वाला सिस्टम क्यों, ये भाई ये आपने बाइसनेस क्यों दिखाई है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देते हैं। लेट देम ईट केक, ये किसने कहा था भाई, ये तो भैया मैरी एंटोनिटी ने कहा था। चलो हम केक खाते हैं, इन्हीं के लफड़े, इन्हीं के मजे थे, यही केक खा रही थी, अमीर तो यही थी ना। व्हाट वाज द, चलिए क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट वाज द प्राइमरी गोल ऑफ द कांग्रेस ऑफ वियना। तो कांग्रेस ऑफ वियना का प्राइमरी गोल क्या था। तो कांग्रेस ऑफ वियना का प्राइमरी गोल नेपोलियन एम्पायर को एक्सपेंड करना था, नहीं। चलिए चलिए सीधा सीधा इसका आंसर देखते हैं हम। टू रिस्टोर ऑर्डर एंड बैलेंस ऑफ पावर इन यूरोप। तो यूरोप में जितना भी बैलेंस ऑफ पावर था उसको रिस्टोर करना था। कांग्रेस ऑफ वियना में यही था कि राजा वाला सिस्टम फिर से आए, सीधी सी बात। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट वाज द वेस्टाइल अ सिंबल ऑफ। तो वेस्टाइल क्या था, किसका सिंबल था। वेस्टाइल भाई रिवॉल्यूशनरी आइडिया का सिंबल नहीं था, बोर्गोइसिस की पावर का सिंबल नहीं था, फॉरेन इंटरवेंशन का भी सिंबल नहीं था, ये था मोनार्कियल, ये मोनार्की पावर का सिंबल था। इसलिए तो भाई 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 में अटैक करते हैं, और ये कैद खाना बना के रखा था क्योंकि 7 लोगों को तो आज़ाद करवाया था ना। क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द पेरिस कम्यून। तो पेरिस कम्यून का आउटकम क्या निकला था, चलिए देखते हैं। मोनार्की को स्थापित करने की मांग हुई थी, नहीं। टेम्परेरी गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाई थी। पेरिस कम्यून का मतलब जो टेम्परेरी गवर्नमेंट जो रेवोल्यूशन के टाइम पे बनाने की मांग हुई होगी। या फॉरेन इंटरवेंशन, ये सब नहीं हुआ था। मोनार्की रिस्टोरेशन का काम भी नहीं था, टेम्परेरी गवर्नमेंट। विच बैटल मार्क नेपोलियन फर्स्ट मेजर डिफीट। तो भैया जब सबसे पहले नेपोलियन लड़ा होगा तो किस में उसकी सबसे पहली हार हुई होगी, तो
क्या बैटल ऑफ ऑस्ट्रेलिट्स था? नहीं नहीं नहीं। बैटल ऑफ लेप्जिग? नहीं नहीं नहीं। वो बैटल ऑफ वाटरलू ये तो सबसे आखिरी में था, 1815 में हुआ था। और बैटल ऑफ लेप्जिग 12 से 14 में देखने को मिला था, 1812 से 14, 1812 और 14 के बीच में। बैटल ऑफ ट्रफलगर ये था। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। व्हाट इज़ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड द सिटीजन? तो भाई अधिकारों की बात की गई है सिटीजन के उस टाइम पे, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे। तो इनके एक आइडियाज़ थे और राइट्स थे कि इनके पास अधिकार होना चाहिए, विचार करने की इनकी शक्तियाँ होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68 आते हैं। डीको वेलिंगटन कौन था? तो डीको वेलिंगटन को था, एक ब्रिटिश कमांडर था वाटरलू में। वाटरलू में कौन था? एक ब्रिटिश कमांडर। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन कौन था? ब्रिटिश कमांडर था जो ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहा था। किसके? नेपोलियन के टाइम पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। नेपोलियन का डाउनफॉल भैया कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? तो नेपोलियन का डाउनफॉल क्या लुइस 16 के खात्मे से स्टार्ट होता? नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत बाद। लुइस 16 1792 में मरे थे। इनका 1815 में होता है वॉर। द स्पेनिश पेनिनसुला वॉर एंड द इन्वेजन ऑफ रशिया। रशिया का इन्वेजन और जो स्पेनिश पेनिनसुला वॉर देखने को मिला था, तो ये नेपोलियन का खात्मा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। बॉर्न का राइस? नहीं 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 भाई, ये तो बाद में होगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये भी नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन? का मेन कारण क्या था? फ्रेंच रेवोल्यूशन का मेन कारण ये था कि कॉलोनियल एक्सपेंशन की डिज़ायर। नहीं नहीं नहीं, ये कहाँ था? ये थोड़ी ना था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इन्फ्लुएंस? ये भी नहीं था। सी डी ब्रिटेन का इन्वेजन जो फेल हो गया था, ये भी नहीं था। इसका आंसर है बी, जो डिसकंटेंट और एब्सोल्यूट मोनार्की और सोशल इनइक्वलिटीज़ था, यानी कि राजा वाला सिस्टम चलता था, लोग इससे तंग आ गए थे। और जो समाज में अनेकता थी, जो थर्ड स्टेट में लोग बटे थे और टैक्स दे रहे थे थर्ड स्टेट के लोग, जो 3 स्टेट में बटे थे, तो इसलिए ये था मेन कारण फ्रेंच रेवोल्यूशन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। विच स्टेट इन फ्रांस वॉज द लार्जेस्ट? तो फ्रांस में सबसे बड़ा स्टेट कौन था? भैया हमने आपको बताया है कि 3 स्टेट थे। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फोर्थ स्टेट तो था ही नहीं, तो फोर्थ स्टेट तो ओबियसली एलिमिनेट होगा। तो सबसे बड़ा यानी कि नंबरों में पूछा है तो 90% थर्ड स्टेट के लोग थे, तो इसका आंसर है थर्ड स्टेट। क्योंकि 90% लोग थर्ड स्टेट के लोग थे और 10% फर्स्ट और सेकंड के थे, तो ही थर्ड स्टेट सफ़र कर रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेपोलियन वॉर्स फॉर यूरोप? भाई क्या सिग्निफिकेंस थे, इंपॉर्टेंस क्या थी जो नेपोलियन वॉर हुआ था यूरोप के लिए? चलिए देखते हैं। तो इससे क्या हो गया था? नेशनलिज्म, एम्पायर का खात्मा। जो एम्पायर्स थे, जो राजशाही था, वो ख़त्म हो रहा था। सब में राष्ट्रवाद की भावनाएं उभर रही थी, नेशनलिज्म राइज हो रहा था। तो फ्रेंच कल्चर को स्प्रेड थोड़ी ना करना था, नेशनलिज्म को स्प्रेड करना था। और यूरोपियन यूनियन को भी स्टेब्लिशमेंट नहीं करना था। एब्सोल्यूट मोनार्की तो नहीं भाई, मोनार्की तो ख़त्म ही है, एम्पायर का ख़त्म हो रहा है, डिक्लाइन। तो इसका आंसर है बी, नेशनलिज्म को का राइज अप करना और एम्पायर को ख़त्म करना। क्वेश्चन नंबर 73। विच कंट्री वॉज नेपोलियन मेन अलाई ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ रूल? तो जब रूल करने से पहले नेपोलियन की मेन अलाई कौन था भाई? थोड़ा बहुत साथ दिया होगा, तो स्पेन थी। ब्रिटेन ऑस्ट्रिया पूछिए तो खिलाफ ही थी भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। व्हाट वाज द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑन द चर्च? फ्रेंच रेवोल्यूशन का प्राइमरी इफेक्ट क्या देखने को मिला था चर्च के ऊपर? चलिए देखते हैं। स्ट्रेंथिंग ऑफ द कैथोलिक चर्च की पावर बढ़ा गई थी। पावर बढ़ गई थी क्या? स्ट्रेंथ हो गई थी। स्ट्रेंथ का मतलब शक्तियाँ मिल गई थी या पावर बढ़ गई थी? या चर्च और स्टेट को सेपरेशन हो चुका था पूरी तरीके से? या सी, नेशनलाइजेशन ऑफ चर्च प्रॉपर्टी एंड रिड्यूस इन्फ्लुएंस? जो चर्च का नेशनलाइजेशन हो चुका था, प्रॉपर्टी और हाँ, चर्च की प्रॉपर्टी थी उसको नेशनलाइज कर दिया गया था, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा, और इन्फ्लुएंस ख़त्म कर दिया था इनका। पॉप्स की पावर थोड़ी ना रिस्टोर करेंगे, काहे को भाई, खात्मा हो गया चर्च का। 75। व्हाट वाज नेपोलियंस टाइटल आफ्टर द क्राउन हिमसेल्फ? तो नेपोलियन का भाई टाइटल क्या था? नेपोलियन का टाइटल क्या था? खुद को एम्परर मानता था फ्रांस का, और क्या फ्रांस का किंग था? नहीं, एम्परर था भाई। रेवोल्यूशन को प्रोटेक्टर था? नहीं 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 है, रेवोल्यूशन को तो खिलाफ था, सब इसी के खिलाफ तो रेवोल्यूशन कर रहे थे। फर्स्ट काउंसिल? नहीं नहीं नहीं, एम्परर था भाई फ्रांस का। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं।
व्हाट वर द जैकोबिन्स। ले भैया जैकोबिन्स कौन थे, आपको तो पता ही है और आपने पढ़ा होगा। तो भाई जो भी अगर ये वीडियो देख रहा है पहले वो फ्रांस रेवोल्यूशन चैप्टर पढ़ ले, क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है। तो अगर फिर उसके बाद अब आप इसका आंसर देते हैं, इसको देखते हैं, तो बहुत ही लाभदायक होगा। चलिए एक क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ये 76 का। व्हाट वर द जैकोबिन, जैकोबिन कौन सा था? तो अ मॉडरेट पॉलिटिकल ग्रुप ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन के टाइम पे एक मॉडरेट पॉलिटिकल ग्रुप था। या भी ये रेडिकल पॉलिटिकल फैक्शन एडवोकेटिंग फॉर रेवोल्यूशनरी चेंज, ये रेवोल्यूशनरी चेंजेस चाहता था। ये बोलता था कि राजा वाला सिस्टम हटाओ, मुझको लेके आओ, मैं आपकी ज़िंदगी सुधार दूंगा, मैं राजा वाला सिस्टम जैसा नहीं चलाऊंगा। तो ये था भाई, रेडिकल ग्रुप था, सीधी सी बात। मोनार्की को तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता था, जो कोई उसके खिलाफ था। रेवोल्यूशन का मिलिट्री लीडर ये थोड़ी ना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। स्टेट जनरल का पर्पस क्या था भाई? स्टेट जनरल, जो स्टेट जनरल था ना, उसका पर्पस क्या था? ए, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट करना। बी, फाइनेंशियल क्राइसिस जो फ्रांस में थी उसको एड्रेस करना। या सी, किंग को सपोर्ट करना। डी, एम्पायर का एक्सपेंड करना। तो भैया इसका आंसर है फाइनेंशियल क्राइसिस जो फ्रांस में हुई थी। तो स्टेट जनरल एक असेंबली मानो कि जहाँ पे फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट के लोग आते थे, राजा से बातचीत करते थे और वहाँ की प्रॉब्लम को सोल्यूशन फाइंड आउट करते थे। तो फाइनेंशियल क्राइसिस को फ्रांस में थर्ड स्टेट जनरल का पर्पस यही था। इसमें तीनों स्टेट आती थी, एक ग्रुप बना हुआ था जो फ्रांस में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है उसको सोल्यूशन फाइंड आउट करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। विच रेवोल्यूशनरी वॉज नॉन फॉर द फ्रेसिस लिबर्टी इक्वलिटी फर्टेनिटी। भैया किस रेवोल्यूशनरी को हम ये फ्रेसिस के नाम से जानते हैं, लिबर्टी इक्वलिटी फर्टेनिटी? किसको जानते हैं भैया? ये डेंटन भाई साहब थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 79 आ गया। व्हाट वाज द मेन रिजल्ट ऑफ पीस ऑफ अमीन इन 1802। जो पीस ऑफ अमीन का मतलब क्या था भाई? इसका रिजल्ट क्या निकला था? इसका रिजल्ट ये निकला था कि टेम्परेरी पीस बिटवीन फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में थोड़ी टाइम के लिए शांति समझौता हुआ था कि भाई लड़ाई वड़ाई नहीं करनी थोड़े टाइम पीरियड के, 1802 में, इसलिए पीस ऑफ अमीन्स बोलते हैं। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में एक शांति समझौता हुआ था। टेम्परेरी का मतलब थोड़े टाइम के लिए। नेपोलियन वॉर का एंड यहाँ पे नहीं होता भैया, 1815 में होता है। यसी बॉर्बन मोनार्की भी रिस्टोर नहीं होती, बाद में होगी, बाद में ट्राई करेंगे वो। फ्रांस टेरिटरी को भी एक्सपेंशन करने की मांग नहीं थी। ये था फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में एक टेम्परेरी पीस। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। विच वॉज नॉट अ कॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। इनमें से फ्रेंच रेवोल्यूशन का कारण क्या नहीं था? सोशल इनइक्वलिटी भाई, सबसे बड़ा कारण। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, जो सोसाइटी बटी हुई थी, तो थर्ड स्टेट वालों के पास कोई भी राइट्स नहीं थे, सबसे ज़्यादा टैक्स यही देते थे। तो ये तो नहीं हो सकता। इसमें नहीं, नोट की बात की गई भाई, नोट ये ज़रूर देखना। सेकंड, इकोनॉमी हार्डशिप। भाई इकोनॉमी हार्डशिप थी, ये तो थी ऑब्वियसली। ब्रेड की प्राइस बढ़ चुकी थी, खाने के लाले पड़े थे वेट हार्वेस्ट की वजह से। जो एनलाइटमेंट आइडियाज़ वो इन्फ्लुएंस हुए थे, ये तो भैया आइडियाज़ इन्फ्लुएंस हुए थे जभी तो चलेगा फ्रांस रेवोल्यूशन। या डी, जो अमेरिकन रेवोल्यूशन था वो सक्सेस हो चुका था। इनको फ़र्क नहीं पड़ता अमेरिकन रेवोल्यूशन सक्सेस हुआ या ना हुआ, उनको ये था कि आपने पैसा खर्च क्यों किया। चलो वो मान लो एक टेरिटरी था वो आज़ाद हो गया, मगर आपने उनकी मदद क्यों की? सीधी बात, लोग उनसे गुस्सा आए थे। तो द सक्सेस ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन ये नहीं था कोई भी कॉज फ्रेंच रेवोल्यूशन का कि उनको आज़ाद करा दिया, हम आपसे गुस्सा हो गई, बहुत अच्छी बात है, मगर आपने खर्च क्यों किया, ये था। इसमें नोट की बात की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं। भाई सेंट क्लूटस का रेवोल्यूशन में क्या इंपॉर्टेंट रोल था? तो इनका इंपॉर्टेंट रोल ये था, ये वर्किंग क्लास थे, रेडिकल्स थे। ये रेडिकल रिफॉर्म को पुश करते थे, बोलते थे भैया इनके खिलाफ ये जाओ, राजा के खिलाफ जाओ, अपनी उनसे बगावत करो, अपनी बातें चलाओ, ये सब था। चलिए देख लेते इसको भी। तो ए है दवर वेल्दी लैंड, ये वेल्दी लैंड ओनर थे जो मोनार्की को सपोर्ट करते थे। नहीं नहीं नहीं, भी तो आपने देख लिया, वर्किंग क्लास रेडिकल्स थे जो रेडिकल रिफॉर्म को पुश करते थे। या सी, दे वर मिलिट्री लीडर्स, नेपोलियन वॉर में मिलिट्री लीडर थे। नहीं नहीं। या डी, दे वर क्लर्गी सपोर्टिंग द, जो एक क्लर्गी थी जो रेवोल्यूशन को सपोर्ट करते थे। नहीं नहीं भाई साहब, ये तो हो ही नहीं सकता। इसका आंसर है बी, वर्किंग क्लास रेडिकल पुशिंग, जो रेडिकल रिफॉर्म को पुश कर रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 की बात आ जाती है। तो व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेपोलियन वॉर फॉर यूरोपियन कॉलोनीज। यूरोपियन कॉलोनीज के लिए इनमें से क्या चीज़ सिग्निफिकेंस थी, बहुत ही इंपॉर्टेंस थी? तो यूरोपियन कंट्रोल और कॉलोनाइजेशन का इंक्रीज जो हो रहा था,
ये अभी इंडिपेंडेंस मूवमेंट वर इंस्पायर्ड। तो वही नेपोलियन वॉर का जो यूरोपियन कॉलोनीज पे था उसका सिग्निफिकेंस ये था कि जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहे थे सब इंस्पायर हो रहे थे कि हमें भी आज़ादी होनी चाहिए। आज़ादी, सीधी सी बात, आज़ादी आज़ादी आज़ादी। सी कॉलोनियल एम्पायर बनाना चाहते हैं, नहीं नहीं नहीं, ग्रेटर ट्रेड, यूरोप और कॉलोनीज के बीच में ट्रेड की बात हुई थी, नहीं नहीं, ये तो भैया आज़ादी की बात हुई थी, इनको चाहिए आज़ादी। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। व्हाट हैपेंड टू द नेपोलियन आफ्टर हीज डिफीटेड वाटरलू। लो भैया, क्या होगा भाई नेपोलियन का? 1815 में वाटरलू के युद्ध में हार जाता है। तो भाई कोई हार जाएगा तो उसको या तो निपटा दिया जाएगा या तो कहीं भेज दिया जाएगा। चलिए देखते हैं। तो ही वॉज एक्सिल टू सेंट हेलिना, इसको भेज दिया जाता है। सेकंड, ही वॉज रिस्टोर द पावर, बिल्कुल नहीं कर पाता भैया। ब्रिटेन की ओर फ्लाई करने की कोशिश करता, ये भी नहीं हो पाता, वहाँ के लोग मना कर देते हैं। फ्रांस में भी रिटर्न नहीं आ पाता। चलिए थोड़ा नेपोलियन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपको डिटेल्स में थोड़ा और अच्छी जानकारी मिल जाएगी। तो नेपोलियन बोनापार्टे, जो नेपोलियन बोनापार्टे था उसको बैटल ऑफ वाटरलू में हरा दिया गया था जून 1815 में। तो इसका डाउनफॉल ख़त्म, ये पूरा ख़त्म भाई। इसका डाउनफॉल शुरू होने से शुरू तो हो ही गया था बैटल ऑफ लेप्जिग में, यहाँ पूरी तरीके से खात्मा हो जाता है इसका। मरता भले नहीं है, इसको भेज दिया जाता है, कैद कर लिया जाता है। तो क्या हुआ था इसके साथ देखते हैं। उसके बाद बैटल ऑफ वाटरलू के बाद तो एब्डिकेशन, इसको एब्डिकेट कर दिया जाता जून 22 1815 में। ये बोलता भैया मैं नहीं हूँ रूलर मूलर, मेरे को नहीं बनना, आप जो संभालना तो संभालो। तो कुछ दिनों में वाटरलू के युद्ध हारने के बाद नेपोलियन को फोर्स किया जाता है कि अपना जो थ्रोन है उसको भाई अवॉइड करें, क्योंकि भाई जो अब ये फॉर द सेकेंड टाइम जून 22 1815 में उसको हटाने के लिए बोल दिया था कि भाई तुम अब तो रूल नहीं करोगे फ्रांस में अब। तो ही इनिशियली ट्राई टू पास द थ्रोन टू हिज सन, ये सोचता है कि चलो कोई बात नहीं भाई, मैं तो नहीं रहा, चलो मेरा बेटा है अब वही रूल करेगा, चलो ये लोग मुझे मानना चाहते हैं। बट मर पॉलिटिकल सिचुएशन फ्रांस में ऐसी थी कि इम्पॉसिबल हो रहा था। बोल रहा था नहीं नहीं नहीं, अभी एक नेपोलियन जा रहा तो बेबी नेपोलियन आ जाएगा, फिर वो यहाँ पे कांड करेगा, लफड़े करेगा, क्रिएट करेगा प्रॉब्लम्स, नहीं नहीं नहीं। तो नेपोलियन से बोलते तुम्हारे बेटे बेटे को नहीं देंगे भाई, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें तो झेलना बड़ी मुश्किल से तुम्हें झेला, तो तुम्हें बेटे को तो फिर तुम्हारा बदला ले लेगा। तो ये बोलते हैं कि बोरबोन जो मोनार्की थी ना, किंग लुइस 18 के अंडर में ये चलेगा, उनकी पावर रिस्टोर होगी। यहाँ पे नेपोलियन बेबी को लाने की बात नहीं की गई। बोलते नहीं नहीं नहीं, नेपोलियन का बच्चा बच्चा कोई नहीं आएगा। सेकेंड, फ्लाइट एंड अटेम्प्ट टू स्केप, ये भागने की कोशिश कर रहा था भैया। नेपोलियन जो है, नेपोलियन रोज फोर्ट भागने की फिराक में था, बोलता अब तो मैं राजा रहा नहीं। तो इसने सोचा कि एक पोर्ट था, उसका नाम क्या है, फ्रांस अटलांटिक कोस्ट, तो वहाँ से सोच रहा था वहाँ से चला जाएगा भाई। मगर ही होप टू स्केप टू द, ये वो सोच रहा था कि यूएस यूनाइटेड स्टेट चला जाएगा। मगर जो ब्रिटिश नेवी था, तो ब्रिटिश नेवी जो फ्रांस कोस्ट में ब्लॉक कर देती, अब उसको वहाँ से निकलने नहीं देती है। बेचारा शिप से जाने की कोशिश कर रहा होगा, निकल नहीं पाता। ब्रिटिश नेवी बोलती थी कहाँ जा रहे भाई साहब, बहुत परेशान कर लिया, तुम्हें नहीं जाने देंगे इसे। तो भाई वो जगह ही नहीं छोड़ पाया। अब ब्रिटिश को भी सरेंडर कर देता जुलाई 15 1815 में। तो नेपोलियन ब्रिटिश को बोल देता भैया मैं सरेंडर करता हूँ, मेरी गलती हो गई है, आइंदा आइंदा नहीं करूँगा। तो बोलते हैं ठीक है। तो बोर्डिंग द ब्रिटिश शिप, एक ब्रिटिश शिप था HMS बेलोरोफोन। तो उसको ये लगता है कि ब्रिटेन उसको असाइलम दे देगा। हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलती है नहीं 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 भाई, इसको आज़ादी लिबर्टी दे दी, यानी कि आज़ादी दे दी, ये तो लफड़ा कर देगा, ब्रिटेन में नहीं करने लगे जैसे फ्रांस में करने लगा था अपना रूल। तो वो देख लो भैया, बड़े बड़े लीडर तक डर रहा है इससे। इसको असाइलम नहीं दे रहे थे भाई ब्रिटिश में, जब इसको बोर्ड किया जा रहा था ब्रिटिश शिप में। तो बोलते हैं नहीं 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 भाई, वो सोच रहा था चलो ब्रिटिश अमेरिका नहीं जा पाए तो ब्रिटिश चले जाएंगे, तो ब्रिटिश वाले ही मना कर देते। ब्रिटिश सरकार बोलती है हाँ भैया यहाँ पे तो बिल्कुल मत आना। या चौथा, इसको सेंट हेलिना भेज दिया जाता है। एक्साइल का मतलब उसको भेज दिया गया कहाँ, सेंट हेलिना। अब इसको असाइलम तो दिया नहीं था ब्रिटिश ने। असाइलम का मतलब होता है कि वो वहाँ पे रहने लगे, अपनी उसकी शरण में चले जाए, ब्रिटिश की शरण में। तो वहाँ पे नहीं दिया था, उन्होंने बोला नहीं नहीं यहाँ पे मत आना। तो नेपोलियन को एक्साइल कहाँ किया जाता है, एक रिमोट आइलैंड। रिमोट आइलैंड का मतलब ये होता है जहाँ पे आपको कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी भाई, बंजर ज़मीन, कुछ भी नहीं, एक आइलैंड, चारों ओर पानी है, तो वहाँ पे इसको
थोड़ी बड़ी चीज़ बस ज़रूरत है कि मिलती, बाकी उसको छोड़ दिया जाता वहाँ पे। अब ये कहाँ पड़ता है? ये साउथ अटलांटिक ओशन में पड़ता है, जो अटलांटिक ओशन है उसके साउथ वाले पार्ट में। तो 1200 माइल्स जो नियरेस्ट आइलैंड था उसके वहाँ से। अब अक्टूबर 15 1815 में क्या होता है, नेपोलियन सेंट हेलिना आइलैंड पे आ जाता है, जहाँ पे अपनी आधी से अपनी लाइफ बिताता है। अब अपनी लाइफ का क्या, 1815 से 1821 तक ही जिया था भाई वो, युद्ध के बाद 1821 तक जिया था, शक्ति नहीं बची थी। तो अभी सुपरविज़न में रहता था, यानी कि वहाँ पे ना सब इसको देखा करते थे, गार्ड मार्ड्स लगे होंगे, पुलिस वुलिस लगी होगी। तो ये वहाँ पे रहता था, आइसोलेट रेसिडेंट था इसका, कोई बात नहीं करता था। अब का जब है हो गई नहीं तो कौन, बस इस पे सिक्योरिटी नज़र रखी जाती थी, भाग ना जाए। अब 5 मई 1821 में बेचारे नेपोलियन की डेथ हो जाती है। इसे बोला जाता है कि इसको स्टोमक कैंसर हो गया था, पेट में कैंसर, बताइए, सोचो उस टाइम पे भी कैंसर था। तो कुछ थ्योरीज ये भी सजेस्ट करती हैं कि इसको जहर दे दिया गया था, कुछ बोलते हैं कि इसको कैंसर हो गया था। चलो हम दो ही मान लेते हैं, किसी ने बोला कैंसर, चलो कैंसर, किसी ने बोला जहर, तो चलो जहर दे दिया होगा। अब इसको दफनाने की बात आई थी, तो बोला था कि चलो वहीं पे दफना दो, मगर इसको दफना तो ये दिया जाता, मगर बोलते कि उसके जो अवशेष हैं तो उसको वो वापस ला दिया जाए, उसको फ्रांस को वापस कर दिया जाए, कि फ्रांस को ही पता रहे कि हाँ भाई लुई 16 नाम का बंदा था जो उससे प्यार म्यार करते थे, कि हाँ भाई उसकी याद में, तो उसकी अवशेष ला दिए जाते हैं पेरिस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं, क्योंकि लंबा हो गया है बहुत वीडियो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म वॉज नॉट इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, इनमें से कौन सा रिफॉर्म नहीं हुआ था? कौन सा नहीं हुआ था भाई? यूनिवर्सल सफरेज का, सही बात है, क्योंकि वुमेन्स को राइट ही नहीं मिले थे, मेंस को मिल रहे थे, तो ये भी हो सकता। फ्यूडल प्रिविलेजेस को अबॉलिश किया था, नहीं, इसमें नॉट की बोला, ये तो हुआ था भाई। नेशनल बैंक का एस्टेब्लिशमेंट, इसकी भी बात में मांग होती है। सेक्युलरिज्म ऑफ एजुकेशन, ये नहीं हुआ था, इसका है यूनिवर्सल सफरेज। चलिए 85 देख लेते हैं। व्हाट वाज द मेन रिजल्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन फॉर वुमेन? वुमेन का भाई, वुमेन में इसका फ्रेंच रेवोल्यूशन का रिजल्ट वुमेन्स पे क्या पड़ा था, इसका असर क्या हुआ था, इसका रिजल्ट क्या निकला था वुमेन्स के लिए? तो वही कोई भी सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं देखने को मिल रहे थे। वुमेन्स को चाहिए था पॉलिटिकल राइट, राइट टू वोट, तो वुमेन्स को मिला ही नहीं था वो, तो ये था। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी तो बढ़ गई थी, राइट टू वोट भी हुआ था, मगर वुमेन्स को नहीं मिल रहे थे। पॉलिटिकल राइट और इक्वलिटी देखने को मिला, मगर वुमेन्स के लिए कुछ भी नहीं था, कोई भी चेंजेस नहीं हुए थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन का मेजर कॉन्सिक्वेंस क्या था? तो भैया मॉडर्न नेशन स्टेट इमर्ज हो रहे थे, बन रहे थे, नए नए देश, आज़ादी वाले देश बन रहे थे। मोनार्की एक क्रॉस यूरोप में उसकी पावर स्ट्रॉन्ग हो जाती, नहीं नहीं, फ्रेंच रेवोल्यूशन के में तो सब इसके खिलाफ जाने लगते ना। सोशलिस्ट मूवमेंट भी राइज हो जाता, ये भी नहीं। फ्यूडलिज्म रिटर्न आ जाता, नहीं, फ्यूडलिज्म को तो ख़त्म करने की मांग की गई थी। तो मॉडर्न नेशन स्टेट बन रहे थे, इमर्ज हो रहे थे, नए नए स्टेट, आज़ादी वाले देश, सब आज़ाद होना चाहते थे। द इनकरप्टिबल का मतलब कौन था भैया, किसको जानते थे हम? इनकरेक्टिबल, इनकरप्टिबल सबसे भैया मैक्सिमिलियन रॉबेस्पेरी, जेकोबिन क्लब का लीडर था भैया ये। जॉर्ज डेंटन, नहीं नहीं, इनने तो लिबर्टी इक्वलिटी फर्टिनिटी वाला माहौल दिया था। लुई 16, नहीं नहीं नहीं, जीन पॉल माराट, नहीं 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 नहीं, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पेरी भैया इनकरप्टिबल, द इनकरप्टिबल के नाम से जाना जाता था। वुमेन्स मोनार्क मार्च ऑन वर्साइल, तो वो क्या था जो वुमेन्स मार्च करती वर्साइल की ओर जाती हैं, तो ये एक प्रदर्शन था। चलिए इसका आंसर देख लेते, इसका आंसर है क्वेश्चन आंसर बी, अ डेमोन्स्ट्रेशन बाय वुमेन डिमांडिंग ब्रेड, जो कि इकोनॉमी रिफॉर्म ब्रेड की डिमांड कर देती भैया, क्योंकि प्राइस की दाम बहुत, प्राइस किसी भी चीज़ की प्राइस बढ़ चुकी थी, दाम बहुत बड़े थे, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं। नेशनल गार्ड का लीडर कौन था रेवोल्यूशन के अर्ली फेसिस में? तो मार्क्विस डी लाफेते, मार्क्विस डी लाफेते ये नेशनल गार्ड के लीडर थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के अर्ली फेज में। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं। सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्की का रोल क्या था? तो सिविल कॉन्स्टिट्यूशन जो क्लर्की के लिए थे उसका रोल ये था कि टू ब्रिंग द चर्च अंडर द स्टेट कंट्रोल, जो चर्च था उसको स्टेट के कंट्रोल में लाना था, कि अपनी मनमानी ना कर सके। कैथोलिक चर्च को सपोर्ट करने की ये बात नहीं थी, रिलीजियस प्रैक्टिस को अवॉइड करने की ये भी बात नहीं थी,
न्यू स्टेट और रिलीजन की बात नहीं, तो चर्च को स्टेट के अंडर कंट्रोल में लाने की बात हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं। व्हाट डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 एस्टेब्लिश इन फ्रांस? तो भैया कॉन्स्टिट्यूशन, कैसा कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश हुआ था? तो इसका आंसर है एब्सोल्यूट मोनार्की वाला नहीं कि पूरा राजा वाला सिस्टम चल रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही क्या है? इसका आंसर है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। राजा वाला सिस्टम भी था और कॉन्स्टिट्यूशन भी था, इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्या था? अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। रिपब्लिक वाला सिस्टम नहीं चल रहा था भाई, रिपब्लिक नहीं था, क्योंकि राजा का सिस्टम था ना, तो रिपब्लिक कैसे हो सकता? थ्योरोक्रेसी ये तो बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत अलग हो गया। चलिए, विच किंग ऑफ फ्रांस अटेम्प्ट टू फ्ली द कंट्री ड्यूरिंग रेवोल्यूशन के टाइम पे कौन भागने की कोशिश कर रहा था? कौन सा किंग? फ्रांस का राजा कौन था? लुइस 16। ऑब्वियसली यार, समझो। क्वेश्चन नंबर 93, विच फॉरेन मोनार्क वर इन्वॉल्व इन द वॉर ऑफ द फर्स्ट कोएलिशन अगेंस्ट रेवोल्यूशनरी फ्रांस? तो भाई कौन सा फॉरेन मोनार्क था जो इन्वॉल्व था वॉर फर्स्ट कोएलिशन में? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रिया और प्रूशिया। इसको हमने पढ़ा भी था 1793 में, आई थिंक। हाँ, चलिए, व्हाट वर द इंडलजेंट ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे? इंडलजेंट कौन था? तो मॉडरेट थे, जो रेन ऑफ टेरर के एक्सट्रीम मेजर्स को खिलाफ थे। बोले थे रेन ऑफ टेरर खतरनाक चीज़ है भाई, इसको सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं करना, उसको बोलते हैं इंडलजेंट। जो रेन ऑफ टेरर जो मेजर्स ले रहे थे उसके एक्सट्रीम अपोजिट में थे। क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट वाज द ट्रीटी ऑफ कैंपो? कैंपो फॉर्मिया 1797 में जो ट्रीटी हुई थी, तो वह वही थी क्या? ये एक ऐसी ट्रीटी थी, अ ट्रीटी एंडिंग हॉस्टिलिटीज़ बिटवीन, जो फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच में जो हॉस्टिलिटीज़ थी, जो ट्रीटीज़ थी, उसको ख़त्म करने की मांग की गई थी कि भाई ज़्यादा लड़ाई वड़ाई मत करो, आराम से रहो। चलिए, विच रेडिकल जर्नलिस्ट एंड पेम्पलेथर वॉज असिसिनेट ड्यूरिंग रेवोल्यूशन के टाइम पे? भाई कौन सा रेडिकल जर्नलिस्ट था और पेम्पलेटर यानी कि पंपलेट वम्पलेट दिया करता? तो इसका आंसर क्या है? जीन पॉल मारात। जीन पॉल मारात बोल लो या मारात बोल लो, ये था भाई रेडिकल जर्नलिस्ट जिसको निपटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 97, विच रेवोल्यूशनरी कैलेंडर सिस्टम वॉज इंट्री? फ्रांस में भैया कौन सा रेवोल्यूशनरी सिस्टम चल रहा था? वो कैलेंडर सिस्टम चल रहा था। कैलेंडर बोली तो कैलेंडर सिस्टम इसका चल रहा था, द रेवोल्यूशनरी कैलेंडर। फ्रांस रेवोल्यूशन कैलेंडर सिस्टम चल रहा था, रेवोल्यूशनरी कैलेंडर सिस्टम। जॉर्जियन कैलेंडर और जूलियन और नेपोलियन कैलेंडर ये नहीं थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 98, हम बहुत नज़दीक आ चुके हैं, हमारे 100 MCQ होने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ ऑफ 22 प्रेरियल ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर? भैया क्या सिग्निफिकेंस था लॉ ऑफ 22 का? तो इट एक्सपेंड द पावर ऑफ रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल्स एंड एक्सीलरेट एक्सिक्यूशन। ये जो रेवोल्यूशनरी की पावर था उसको एक्सपेंड करने की बात की गई थी, जो ट्रिब्यूनल्स थे, और एक्सिक्यूशन की बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट वाज द की गोल? सेंट क्लूडस का रेवोल्यूशन के टाइम में की गोल क्या था? अरे ये तो एक और बार कर लिया, ये दूसरी बार आ गया शायद से। इसका रेडिकल डेमोक्रेसी और इकोनॉमी इक्वलिटी को प्रमोट करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 और आपकी सीरीज़ कंप्लीट होती हुई। विच ग्रुप रिप्रेजेंट द एक्सट्रीम रेडिकल ड्यूरिंग रेवोल्यूशन के टाइम पे? कौन सा ग्रुप एक्सट्रीम रेडिकल्स था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पेरी को छोड़ के, वो नहीं, और एक्सट्रीम बढ़ चढ़ के उससे भी खतरनाक। तो इसमें मोंटा गिनरेट्स आते हैं, मोंटा जेनरेट्स बोलते हैं, गिनरेट्स, ये थे आंसर इसका। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू अ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। और भी चैप्टर होंगे जो कि हम 100 MCQs लाते रहेंगे सारे चैप्टरों के, जिससे कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में उस पर्टिकुलर चैप्टर से कुछ भी पूछा जाए तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सबको ईजिली मिल सकें। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू गाइस।